इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम पौधों में होने वाली एक ऐसी प्रोसेस पर बात करने वाले हैं जिसे अक्सर हम बहुत हल्के में लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पौधे धूप से अपना खाना बनाते हैं ना, लेकिन असल में ये कोई साधारण काम नहीं है। ये किसी अत्याधुनिक माइक्रोस्कोपिक फैक्ट्री की तरह है जो गजब की एफिशिएंसी से काम करती है। तो चलिए इस शानदार सेलुलर फैक्ट्री के अंदर चलते हैं और इसके सीक्रेट्स को डिकोड करते हैं। शुरुआत करते हैं बिल्कुल बाहर से। किसी भी बड़ी फैक्ट्री का एक मेन गेट होता है। बिल्कुल वैसे ही पत्तियां की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। यही वो एंट्री गेट हैं जहां से हवा की कार्बन डाइऑक्साइड सीधे अंदर जाती है और प्रोसेस के बाद ऑक्सीजन बाहर आती है। मतलब पूरी फैक्ट्री का जो रॉ मटेरियल है वो यहीं से सप्लाई होता है। आज के सफर में हम इन 5 अहम पड़ावों से गुजरने वाले हैं। प्रकाश संश्लेषण की फैक्ट्री, पावरिंग अप यानी लाइट रिएक्शन, फिर शर्करा बनाने वाला केल्विन चक्र, उसके बाद C4 पाथवे का शानदार सॉल्यूशन और आखिर में जानेंगे कि कौन से फैक्टर इस पूरी प्रोसेस की स्पीड तय करते हैं। तो चलिए पहले हिस्से पर आते हैं। प्रकाश संश्लेषण की फैक्ट्री यानी मेसोफिल सेल्स के ठीक अंदर। पत्ती के ऊपरी हिस्से से निकलकर अब सीधे वर्कस्पेस में चलते हैं। मशीनरी को समझने से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। पौधे ऑटोट्रॉप्स होते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये अपना खाना खुद बनाते हैं। बस कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और धूप का इस्तेमाल करके ये ग्लूकोज तैयार कर लेते हैं और इसी प्रोसेस में बाय प्रोडक्ट के तौर पर वो ऑक्सीजन मिलती है जो जीवन के लिए सबसे जरूरी है। अब आते हैं मेन मशीनरी पर। इस सेल्यूलर फैक्ट्री का दिल है क्लोरोप्लास्ट। इसके चारों तरफ दोहरी झिल्ली होती है। अंदर झांकें तो ग्रेना दिखेंगे। ये झिल्लियों के स्टैक हैं जहां पिगमेंट्स भरे होते हैं। साथ ही एक फ्लूइड मैट्रिक्स भी होता है जिसे स्ट्रोमा कहते हैं, जहां सारे अहम एंजाइम काम करते हैं। इस पूरी मशीन का हीरो है क्लोरोफिल ए, जो प्राइमरी रिएक्शन सेंटर है। और हां, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटिनॉइड जैसे सपोर्टिंग पिगमेंट्स भी होते हैं जो 400 से 700 नैनोमीटर वाली लाइट को ट्रैप करने में पूरी मदद करते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, पावरिंग अप। इसे फोटोकेमिकल फेज भी कहा जाता है। फैक्ट्री सेट हो गई है, अब इसे चालू करने का वक्त आ गया है। पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, लाइट फेज और डार्क फेज। लाइट फेज में सीधी धूप चाहिए होती है जो थाइलेकॉइड ग्रेना में होती है और वहां से एटीपी और NADPH जैसी भरपूर एनर्जी बनती है। वहीं दूसरी तरफ डार्क फेज में सीधे तौर पर लाइट नहीं चाहिए। ये स्ट्रोमा फ्लूइड में होता है और वहां इसी एनर्जी का इस्तेमाल करके असल प्रोडक्ट यानी शुगर बनाई जाती है। इस लाइट फेज के काम करने का तरीका बड़ा ही सिस्टमैटिक है। सबसे पहले फोटो सिस्टम 1 और 2 लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। फिर पानी के मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जाता है जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और इसी से ऑक्सीजन भी रिलीज होती है। फिर इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के मूवमेंट से ATP और NADPH बनते हैं। देखा जाए तो ये पूरी तरह से एक पावर जनरेटर की तरह काम कर रहा है। जनरेटर तो फुल स्पीड में चालू हो गया है। तो चलिए तीसरे हिस्से पर आते हैं, शर्करा का निर्माण। इसे केल्विन चक्र या बायोसिंथेटिक फेज भी कहते हैं। यहीं पर जनरेट हुई पावर से मेन प्रोडक्ट तैयार होता है। इस पूरी प्रोसेस को जिसने डिकोड किया उनका जिक्र करना तो बनता है। डॉक्टर मेल्विन केल्विन ने रेडियो एक्टिव कार्बन 14 का इस्तेमाल करके शैवाल के अंदर इस पूरे रास्ते का पता लगाया था। इस कमाल की डिस्कवरी के लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। इसीलिए इस प्रोसेस को हम आज केल्विन साइकिल के नाम से जानते हैं। अब ये केल्विन साइकिल काम कैसे करता है? इसके 3 आसान स्टेप्स हैं। पहला है कार्बोक्सिलेशन, जहां RuBP नाम का मॉलिक्यूल CO2 को पकड़कर 3PGA बनाता है। इसमें रुबिस्को नाम का एंजाइम बहुत अहम रोल निभाता है। फिर आता है रिडक्शन फेज, जहां वही ATP और NADPH अपनी एनर्जी देकर शुगर बनाते हैं। और आखिर में इस साइकिल को बिना रुके चलाते रहने के लिए RuBP को रीजनरेट कर लिया जाता है। जरा इस नंबर 18 पर गौर कीजिए। क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये क्या है? असल में ग्लूकोज का सिर्फ एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए 18 ATP और 12 NADPH खर्च करने पड़ते हैं। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, बल्कि बहुत ही भारी एनर्जी इन्वेस्टमेंट वाला प्रोसेस है। लेकिन रुकिए, हर फैक्ट्री में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होती ही है। तो चलिए चौथे हिस्से पर चलते हैं, C4 पाथवे। ये बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का वो कमाल है जिसने एक बहुत बड़े सिस्टम ग्लिच को पूरी तरह फिक्स कर दिया। सोचिए, जब मौसम एकदम भयंकर गर्म और सूखा हो जाए तो इस फैक्ट्री का क्या हाल होगा। पानी बचाने के लिए
पौधों को अपने स्टोमेटा बंद करने पड़ते हैं। अब दरवाजे बंद हो गए तो CO2 अंदर कैसे आएगी और जो ऑक्सीजन अंदर बन रही है वो बाहर कैसे जाएगी? बस यहीं से सारा खेल बिगड़ना शुरू हो जाता है। और इस संकट का सबसे बड़ा विलन है रुबिस्को एंजाइम का अपना एक ग्लिच। वैसे तो रुबिस्को को CO2 पसंद है, लेकिन जब टेम्परेचर हाई होता है और CO2 कम होती है तो ये गलती से ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। इस फालतू के प्रोसेस को फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। इसमें एनर्जी खर्च तो होती है, लेकिन बदले में ना तो शुगर मिलती है और ना ही कोई नई एनर्जी, एकदम टोटल वेस्ट। लेकिन नेचर के पास हर प्रॉब्लम का इलाज है। मक्का और गन्ना जैसे पौधों ने इवोल्यूशन के जरिए एक शानदार स्ट्रक्चर डेवलप किया जिसे क्रैन्स एनाटॉमी कहते हैं। इन C4 पौधों की पत्तियों में मेसोफिल सेल्स के अलावा मोटी दीवारों वाली बंडल शीथ सेल्स भी होती हैं। ये स्ट्रक्चर फोटो रेस्पिरेशन को रोकने के लिए केमिकल प्रोसेस को पूरी तरह अलग-अलग हिस्सों में बांट देता है। यहाँ लेबर का जो डिवीजन है वो वाकई देखने लायक है। मीजोफिल सेल्स में रुबिस्को नहीं होता, बल्कि PEP कार्बोक्सिलेज नाम का एंजाइम होता है जो ऑक्सीजन को एकदम इग्नोर मारता है और सिर्फ CO2 को पकड़कर एक 4 कार्बन एसिड बनाता है। फिर इस एसिड को सेफ जोन यानी बंडल शीथ सेल्स में भेजा जाता है। वहां जाकर ये सीधे रुबिस्को को CO2 सप्लाई करता है, मतलब ऑक्सीजन से रुबिस्को को एकदम सुरक्षित रखा जाता है। पर इस अपग्रेड की एक कीमत भी है। जो काम पहले 18 ATP में होता था, अब उस एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए 30 ATP खर्च करने पड़ते हैं। महंगा सौदा जरूर है, लेकिन कड़कती धूप और सूखे में फोटो रेस्पिरेशन से होने वाले नुकसान से बचने के लिए ये 30 ATP लगाना एक बहुत ही स्मार्ट इन्वेस्टमेंट बन जाता है। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के 5वें और आखिरी हिस्से पर आते हैं, दर को प्रभावित करने वाले कारक। अब तक हमने सेल के अंदर की दुनिया देखी, अब जरा बाहर निकलकर उन फैक्टर्स की बात करते हैं जो पूरी सप्लाई चेन और ओवरऑल पैदावार को कंट्रोल करते हैं। इसे समझने के लिए ब्लैकमैन का लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स सबसे परफेक्ट है। इसके हिसाब से चाहे सिस्टम के पास कितने भी रिसोर्स क्यों ना हो, पूरी प्रोसेस की स्पीड वही फैक्टर तय करेगा जो सबसे कम मात्रा में मौजूद है। चाहे वो अंदरूनी फैक्टर हो जैसे क्लोरोफिल की मात्रा, या बाहरी फैक्टर जैसे रोशनी, CO2, पानी और तापमान। ये ठीक वैसा ही है जैसे हाईवे पर सबसे धीमी गाड़ी ही पूरे ट्रैफिक की स्पीड तय करती है। डेटा पर नजर डालें तो एक और दिलचस्प बात सामने आती है। C4 पौधों का CO2 सैचुरेशन पॉइंट 360 ppm के आसपास है, जबकि C3 पौधों को 450 ppm तक CO2 चाहिए होती है। क्योंकि आजकल हवा में CO2 का लेवल C3 पौधों के लिए पूरा नहीं पड़ता, इसलिए अगर उन्हें एक्स्ट्रा CO2 मिले तो उनकी पैदावार बढ़ जाती है। इसी ट्रिक का इस्तेमाल ग्रीन हाउस में टमाटर उगाने के लिए किया जाता है, जहां जानबूझकर ज्यादा CO2 पंप की जाती है। तापमान को लेकर भी दोनों की पसंद एकदम अलग है। C4 पौधे तो जैसे तपती गर्मी के लिए ही बने हैं, लगभग 35 डिग्री सेल्सियस उनके लिए एकदम परफेक्ट है। वहीं C3 पौधों को थोड़ी ठंडक पसंद है, वो 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास अपना सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं। तो जाते जाते एक बड़ा सवाल छोड़कर जाते हैं। जिस तरह से दुनिया का तापमान और CO2 का लेवल लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में भविष्य के इकोसिस्टम में कौन सा सेलुलर फैक्ट्री मॉडल राज करेगा? क्या ज्यादा CO2 का फायदा उठाने वाले C3 पौधे बाजी मारेंगे, या फिर तपती गर्मी सहने वाले C4 पौधे? ये प्लांट बायोलॉजी और हमारे फ्यूचर के लिए एक बहुत ही जरूरी सवाल है, जिस पर सोचना बनता है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much for visiting my YouTube channel and my unofficial biology on Facebook page. Thank you.